फ्रेंड्स अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोमोलिक्यूल फ्रॉम द यूनिट 3 और इसके ऊपर सुपर 30 की जगह पे सुपर 50 एमसीक्यूज देखेंगे फ्रेंड, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। नीट के लिए बहुत ही इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू बाकी के दो चैप्टर्स। चलो देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ना है और सारे क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। और ये सॉल्व करने के बाद लास्ट में बताओ मुझे कि आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे वन बाय वन हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि आपको पूछा गया है कि इसमें फॉल्स कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है फ्रेंड। यस, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर द मोर अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट, ये भी सही है। The elements in living organisms are completely different from those in non-living matter, ये गलत है फ्रेंड। हमारे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट के अंदर भी होते हैं, और हो सकता है मतलब होता है कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग होता है, परसेंटेज अलग अलग होता है। लेकिन हाइड्रोजन हमारे बॉडी में है तो नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में भी है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है तो नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन है, हालांकि उसका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। और नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फाउंड इन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये भी सही है फ्रेंड। नाइट्रोजन होता है अमीनो एसिड्स में और अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स, और न्यूक्लिक एसिड में होते हैं नाइट्रोजन बेस, तो दैट्स वाई ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है फ्रेंड वो आपका होना चाहिए फॉल्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, पढ़ो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से और देखो वहां पे When living tissue is ground in a trichloroacetic acid and filtered, the filtrate contains thousands of organic compound. Correct है friend? जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करते हैं तो आपको दो प्रोपोर्शन मिलते हैं, एक फिल्ट्रेट और एक रिटेंटेट। तो रिटेंटेट में ऑर्गेनिक भी होते हैं और फिल्ट्रेट में भी ऑर्गेनिक होते हैं, नो डाउट। द एसिड सॉल्युबल पूल जो होता है जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लेस देन 1000 डाल्टन, ये भी सही है फ्रेंड, क्योंकि रिटेंटेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और फिल्ट्रेट में होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट रीजन है, क्योंकि फिल्ट्रेट में जो पाए जाते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा। देखो थर्ड, देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक दी थी, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को इसको। यस, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग मैटर। तो इन लिविंग मैटर, अब देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, और सिलिकॉन हमारे बॉडी में तो नेग्लिजिबल होता है, बराबर है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और सिलिकॉन प्लांट में मतलब अर्थ क्रस्ट में 2 नंबर पे होता है, तो कहाँ पे देखो, तो ये ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा। तो आपको मैंने ट्रिक दिया था OCN का फॉर द लिविंग मैटर एंड ओसिकाना, आशिकाना नहीं, क्या कहेंगे इसे, ओसिकाना, दैट इज फॉर द अर्थ क्रस्ट। तो ये सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड, वो सही है। यस, चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे। यस, पढ़ो इसको ध्यान से, क्या पूछा गया है देखो। Which of the following observation confirms the presence of inorganic compounds in living tissue? मतलब लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप कैसे कंफर्म करेंगे। आफ्टर कंबशन रेसिड्यू ऑफ ऐश रिमेन्स, सही है फ्रेंड ये वाला टेक्निक। हम ऐश एनालिसिस करते हैं। ड्राई वेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेट वेट, नहीं फ्रेंड, ड्राई वेट मतलब जब आप इवेपोरेशन करते हैं किसी भी लिविंग मटेरियल का तो पानी चला जाता है तो उसका ड्राई वेट कम होता है एज कम्पेयर टू वेट वेट, मतलब वेट वेट अगर 10 होता है तो 10 से कम ड्राई वेट होगा। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कंटेन्स ओनली मैक्रो मॉलिक्यूल, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ओनली मैक्रो मॉलिक्यूल्स वहां पे होते हैं, ये भी गलत है फ्रेंड। वहां पे लिपिड भी होता है उसके साथ जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल है, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, तो वो भी उनके साथ होता है, तो ये गलत है। मॉलिक्यूलर एनालिसिस रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर एनालिसिस अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का करेंगे तो उसमें कार्बन आपको देखने को नहीं मिलता फ्रेंड, दैट इज वो चला जाता है आफ्टर द बर्निंग, तो ये भी गलत है। तो मतलब यहाँ पे आपका सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आफ्टर कंबशन, जब आप उसे जलाते हो तो ऐश जहाँ पे रहती है
तो दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ध्यान से फ्रेंड्स, यस पढ़ो। क्या पूछा है देखो, अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड सही है, बेसिक लाइसिन सही है, और न्यूट्रल वैलिन बेस्ड ऑन देयर आर ग्रुप कंपोजिशन सही है फ्रेंड। आर ग्रुप मतलब देखो ये NH2 कार्बन, ये H और ये COOH और ये R ग्रुप होता है फ्रेंड। तो R ग्रुप के हिसाब से ही अमीनो एसिड के टाइप्स होते हैं। यस, तो दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंटली क्लासिफाइड। तो इस R ग्रुप में अगर COH होता है तो वो एसिडिक बन जाएगा, NH2 होता है और एक्स्ट्रा तो वो बेसिक बन जाएगा। यस, और अगर इक्वल नंबर आते तो न्यूट्रल। At neutral pH that is 7.4 amino acid exist as zwitter ions. Yes, zwitter ions अब कैसे, ये जो COOH होता है ये एसिडिक है और आपको तो पता है यहाँ पे एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन डोनर है, तो ये H इसको डोनेट करता है और NH3 में तब्दील होता है, तो NH3 में प्लस और यहाँ पे माइनस, तो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों चार्ज वहां पे आते हैं, तो इसे हम ज्विटर आयंस कहते हैं। एंड पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, चलो ठीक है, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं एंड एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। फ्रेंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पाल्मिटिक एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इट इज नॉट अनसैचुरेटेड, दैट्स व्हाई ये तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत है, ए और बी सही है, मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए, दैट इज ए एंड बी करेक्ट, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। यस, आई बात समझ में फ्रेंड, सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देकर इसको पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस है उसमें, शुगर एंड फॉस्फेट। यस, मैंने बताया था आपको BSP, बहुजन समाज पार्टी, दैट इज BSP, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। DNA एंड RNA आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी सही है। न्यूक्लियोसाइड्स कंटेन ओनली ए नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस के साथ साथ शुगर होती है फ्रेंड, तो ये गलत है, न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्रेजेंट होती है। एंड एडेनोसिन एंड गोनोसिन आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये भी सही है, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ये इनकरेक्ट है, सही है। चलो आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज करेक्ट। अब देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या करेक्ट है पूछा गया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्ले अ डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, growth and development. Okay, secondary metabolites include essential biomolecules like carbohydrates and proteins. नहीं friend, carbohydrate नहीं आएंगे उसमें। Secondary metabolites have no known functions in the host organism. Okay, secondary metabolites may have ecological or economic importance. तो ये सही है फ्रेंड, secondary metabolites का रोल तो नोन है, लेकिन कुछ secondary metabolite है जिसके रोल अननोन है, मतलब सभी के अननोन है ऐसा नहीं है। And secondary metabolite play a direct role in growth and डेवलपमेंट, ये भी रॉन्ग है, इनडायरेक्ट उनका रोल होता है फ्रेंड, और डायरेक्ट रोल ग्रोथ में नहीं होता। ग्रोथ में तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोटेक्शन में काम आते हैं, प्लांट में पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ जो सेंट बनाते हैं, फ्रेग्रेंस बनाते हैं, उसमें भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, अदर फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, लेकिन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं आएंगे, तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, मैच द कॉलम्स, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। अब ड्रग्स में कौन है, तो विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, जो एंटी ट्यूमर ड्रग्स है, विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन। अल्कैलॉइड कौन है, मॉर्फिन एंड कोडेन। लेक्टिन दैट इज कॉनकैनावैलिन ए, और टॉक्सिन है एब्रिन एंड रिसिन, राइसिन भी बोलते हैं उसको, मतलब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2, 3, 1 एंड 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ऊपर का MCQs है, देखो पढ़ो। Which of the following statement regarding biomolecule is incorrect? फिर से इनकरेक्ट पूछा है फ्रेंड, देखो मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट, फॉल्स, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा बना है, लेंदी है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत आवश्यक है फ्रेंड। अगर इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो नीट में जो पेपर आएगा उस वक्त आपको क्लासीफाई करने के लिए ईजी जाएगा और आपका टाइम वहां पे सेव हो जाएगा। सो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, सही है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये भी सही है क्योंकि इनका मॉलिकुलर वेट 10,000 और उससे अबो होता है। लिपिड डिस्पाइट हैविंग अ लो मॉलिकुलर वेट आर फाउंड इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, ये भी सही है।
एंड लिपिड्स आर कंसीडर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ देयर पॉलीमेरिक नेचर। नहीं फ्रेंड, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंस, उसमें सिर्फ ग्लिसरॉल अलोंग विथ फैटी एसिड होते हैं। एक फैटी एसिड तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड तो डाइग्लिसराइड और तीन फैटी एसिड तो ट्राइग्लिसराइड, ऐसे ही बनता है लिपिड्स। सो ट्राइग्लिसराइड इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड हियर इन केस ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 4, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। करेक्ट आपको चॉइस करने हैं। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर्स, गलत है फ्रेंड, प्रोटीन्स आर हिटेरोपॉलीमर्स। हिटेरो क्योंकि वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बने हैं, तो इसीलिए प्रोटीन्स आर हिटेरोपॉलीमर्स। essential amino acids must be obtained from the diet, essential amino acid must be obtained from the diet, ये सही है फ्रेंड। collagen provide the structural support, ये भी सही है। then transporter proteins helps in active passive transport of the molecule across the membrane, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए B, C and D are the correct, while the first one is incorrect because protein is not a homopolymer, it is the heteropolymer। yes, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड, 11 नंबर का, ध्यान से पढ़ो। Starch gives a blue color with iodine whereas cellulose does not, सही है। And starch forms a helical secondary structure that can trap the iodine molecule while cellulose lacks such helices, ये भी सही है। मतलब A correct and reason is the correct explanation of assertion। कैसे देखो, जो स्टार्च होता है उसका सिमेट्री हेलिकल होता है फ्रेंड, और उसमें आयोडीन जो है वो ट्रैप हो जाता है इससे, और इससे ट्राई आयोडाइड आयन बन जाता है जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है स्टार्च के साथ। और हालांकि सेलुलोज में अगर आप देखते हैं तो वहां पे उसकी सिमेट्री हेलिकल नहीं होती, ऐसे होते, तो वो ये आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाता, तो वो निगेटिव टेस्ट देता है आयोडीन के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान में रखो इसको। 12 नंबर का देखो, ग्लाइकोजन इज, एसर्शन है, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ओके सही है फ्रेंड, बट इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, सही है। ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड नहीं है फ्रेंड, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। दिस इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन आवर लिवर। So glycogen has a highly branched structure and serves as the energy reserve in animal tissues, ये भी सही है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पे होगा both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। नेक्स्ट मैच द कॉलम देखो, सवाल बहुत सिंपल है फ्रेंड, लेकिन ये एज पर द नीट मैंने तैयार किए, तो ये नीट में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इसका फ्रेंड्स। सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन। चलो सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, यस। तो प्रेजेंट इन प्लांट, सेल वॉल एंड पेपर, तो ए का फर्स्ट आ रहा है, ए का फर्स्ट, दो ऑप्शन में इसको तो रॉन्ग करो। काइटिन दैट इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड्स, ये भी सही है सेकंड वाला। अब बी का सेकंड कहाँ पे, देखो वहां पे बी का सेकंड दोनों में भी है। चलो आगे देखेंगे, स्टार्च स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट, सही है। तो यहाँ पे सी का 3, यहाँ पे भी है ग्लाइकोजन स्टोरेज इन एनिमल्स एंड पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा आपका लास्ट, ये वाला, यस। फ्रुक्टोज का बनता है इनुलिन, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज दैट इज इनुलिन, इंसुलिन है इनुलिन, ये स्मॉलेस्ट पॉलीसैकेराइड होता है प्लांट में। चलो आगे नेक्स्ट, nitrogenous bases in nucleic acids can be classified as a purine and pyrimidine, सही है। and purines have a single ring structure whereas pyrimidine have a double ring structure। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड, प्यूरिन जो होते हैं A and Z, इनका होता है डबल रिंग कंपाउंड स्ट्रक्चर, डबल रिंग कंपाउंड, डबल रिंग कंपाउंड्स। तो एसर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन तो फॉल्स है, मतलब यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन आएगा फ्रेंड, यस। नेक्स्ट पढ़ो 15 नंबर का क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। देखो यहाँ पे फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है। इस क्वेश्चन से क्या हो रहा है फ्रेंड, हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है, एक एक लाइन इसकी आपको रिवीजन उसका हो रहा है फ्रेंड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस, between nitrogen bases, this is the wrong, between the successive nucleotides। In a nucleotide the nitrogen base is attached to the first carbon of the sugar, सही है, by a phosphodiester bond, ये गलत है फ्रेंड, यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, glycosidic bond। and purine contains two fused rings while pyrimidine contains a single ring, ये सही है फ्रेंड। मतलब यहाँ पे A and B इनकरेक्ट है, A and B आर इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए 4, यस। नेक्स्ट चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में सही पूछा है। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर, फिर से आ गया फ्रेंड वो, नहीं ये रॉन्ग है,
हेटेरोपॉलीमर है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सही है फ्रेंड, मतलब एक रस्सी ली अगर आपने और ये ऐसे जोड़ दी, लाम ऐसे लंबी कर दी उसको, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो बी करेक्ट है। Organic chemists represent molecules in two-dimensional structures, while physicists visualize them in a three-dimensional space. ये भी सही है। Left end of the protein chain represent the C terminals. Wrong है फ्रेंड, N terminals होना चाहिए वहाँ पे, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 2 and 3, मतलब सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो एक बार फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ो क्या पूछा देखो कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ क्रूशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यस, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर सी है। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड जो सब यूनिट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। यस, वो टर्शरी में नहीं होते। टर्शरी में एक ही क्या होता है, ऐसे उलन बॉल, हॉलो उलन बॉल की तरह ऐसे कॉइल होकर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड, प्रोटीन स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीरियसली लो। एंजाइम वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, नो, वो कौन करता है? थर्मोफिलिक एंजाइम, दैट इज थर्मोफिलिक बोला है। यस, स्टेबल इवन एट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो इसको। एंजाइम्स क्या है? दैट इज कैटालिटिक न्यूक्लिक एसिड्स। नहीं, कैटालिटिक न्यूक्लिक एसिड तो ये है, मतलब 3 का सी आएगा। 3 का सी कहाँ पे? यहीं पे है, एक ही है, तो ये ऑप्शन तो है, लेकिन फिर भी हम उसको देखेंगे। एंजाइम गेट डिनेचर्ड एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। बी, मतलब फर्स्ट का बी आएगा फ्रेंड। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने देखा है कि आप जब रिएक्शन लिखते हो, जहाँ वहाँ पे लिखते हो, तो वहाँ पे एरो के ऊपर आप जब भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ऐड करते हो तो वो हाई टेम्परेचर के पास होता है। एंड थर्मोफिलिक एंजाइम दैट इज द स्टेबल इवन एट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे थर्मोफिलिक या फिर थर्मोस्टेबल एंजाइम भी हम लिख सकते हैं। थर्मोस्टेबल एंजाइम वहाँ पे होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो फ्रेंड, फिर से मैच द कॉलम्स रिगार्डिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो देखो अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, तो ये तो होना चाहिए 4 का सी। अब 4 का सी दो ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम इनको हटा देते हैं। प्राइमरी फोल्डिंग, फोल्डिंग तो नहीं है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब ए का फर्स्ट का बी आएगा, तो फर्स्ट का बी तो दोनों ऑप्शन में है। सेकेंडरी प्रोटीन दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, दीज आर द सेकेंडरी प्रोटीन। डी आएगा, मतलब सेकेंड का डी यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। फिर भी टर्शियरी प्रोटीन फोल्डिंग ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ कॉम्पैक्ट 3D शेप, दैट इज द 3 डायमेंशनल शेप, तो ये सही है। चलो आगे 20 नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से यहाँ पे फॉल्स पूछा गया फ्रेंड आपको। So enzymes eventually bring down this energy barrier, making the transition of S to P more easier. In an enzyme catalyzed reaction, the difference between the energy of the substrate and the transition state is known as activation energy. Okay, enzyme catalyzed reaction, the difference between the energy of the substrate and the transition state is known, नहीं, enzyme lower the activation energy of a reaction, ये सही है फ्रेंड। enzyme क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। नन इज फॉल्स। ओके, नन इज फॉल्स। यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड, तो नन इज फॉल्स, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत है। नन इज फॉल्स, सभी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द एंजाइम एक्शन। सो एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर इजियस। एनर्जी बैरियर को कम करता है। आपने ग्राफ देखा होगा, वो उस ग्राफ में ये सब, ये यहाँ से ऐसे, और ये इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड दिस इज विदाउट एंजाइम, तो ये एनर्जी बैरियर को कम करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट करता है, तभी जाके रिएक्शन फास्ट होती है फ्रेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों भी करेक्ट है, नन इज फॉल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एंजाइम्स डू नॉट गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब देखो एंजाइम्स बायो कैटेलिस्ट है, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये कंज्यूम नहीं होता, रिकवर होता है, राइट।
तो दे फॉर्म अ परमानेंट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, परमानेंट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, दिस इज द रॉन्ग. They return to their original shape after releasing the product. They provide energy for the reactions to proceed and the active site is destroyed and replaced after every cycle. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही है फ्रेंड. They return to their original shape after releasing the product. आपको तो पता है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पहले बनता है. एंजाइम सबस्ट्रेट के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया तो बाद में एंजाइम अलग होता है और प्रोडक्ट अलग होता है और ये एंजाइम फिर से पार्टिसिपेट करता है न्यू रिएक्शन में. सो दैट्स व्हाई एंजाइम रिमेन्स एज इट इज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन. स्टेप वाइज सीक्वेंस कहाँ पे देखो, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, प्रोडक्ट फॉर्म्स, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट रिलीज्ड. नहीं फ्रेंड, ये तो नहीं आएगा इतना जल्दी. सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, एंजाइम चेंजेस शेप, प्रोडक्ट्स फॉर्म्स, प्रोडक्ट रिलीज्ड. Substrate binds to the active site, transition state forms, product released, enzyme degraded. नहीं, enzyme degrade नहीं होता. Substrate binds to enzyme substrate complex breaks, product forms, enzyme becomes inactive. Enzyme inactive last में नहीं होता friend. तो यहाँ पे second option correct है. Substrate binds to the active site of enzyme changes the shape, convert the product substrate into the product, that is product forms, and product then released and enzyme remains active at the end of the reaction. चलो फ्रेंड, नेक्स्ट 23rd नंबर का क्वेश्चन देखो. यहाँ पे मैच द कॉलम का, यहाँ पे आपको दिए हैं डिफरेंट क्लास ऑफ एंजाइम्स और उनका क्या फंक्शन होता है वो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड. ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, तो देखो कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, तो फर्स्ट का बी आएगा. ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर अ फंक्शनल ग्रुप, ये भी सही है, बी ए. बी ए कहाँ पे देखो, थर्ड ऑप्शन में, ये सही है. चलो इसको एलिमिनेट किया हमने. फिर भी हाइड्रोलिजिस क्या करते देखो, हाइड्रोलिजिस थर्ड का सी आएगा यहाँ पे, ब्रेक्स बॉन्ड्स यूजिंग द वाटर. यस, लाइजेस दैट इज जॉइंस रिमूव्स द ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस, और ये आइसोमराइजेशन और ये लाइगेज जॉइनिंग करते, डीएनए लाइगेज, आरएनए लाइगेज. चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट. ओके, सही है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि वो सबस्ट्रेट की तरह ही कहाँ पे जाकर बाइंड होते हैं, एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम. तो यहाँ पे कंपटीशन करते हैं उस साइड के लिए. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैव अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड कॉम्पीट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट. करेक्ट है ये दोनों भी, मतलब assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलो 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट, यही सही है. इनहिबिशन ऑफ पेप्सिन नहीं, इनहिबिशन ऑफ अमाइलेज बाय नहीं, इनहिबिशन ऑफ डीएनए नहीं. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है फ्रेंड. एनसीईआरटी की लाइन है ये. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का बेस्ट एग्जांपल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को कौन इनहिबिट करता है, मैलोनेट, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है और दोनों का बाइंडिंग साइट सेम होता है एंजाइम के ऊपर. 6 में देखो मैच द कॉलम पूछा गया है विथ दिस पर्टिकुलर एंजाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशन. So increases in substrate concentration, that is increase the enzyme activity initially. मतलब आप substrate concentration अगर बढ़ाते हो तो initially enzyme की activity भी बढ़ती है. तो यहाँ पे A का सेकेंड आएगा फ्रेंड, A का सेकेंड. तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे फिर भी हम एलिमिनेट करते हैं इसको. देखो मैक्सिमम वेलोसिटी V max, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे नो फर्दर इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, ये सही है. एंजाइम सैचुरेशन मतलब ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड, यस. एंड लिमिटेड एंजाइम मॉलिक्यूल्स रिस्ट्रिक्ट रिएक्शन रेट बियॉन्ड द Vmax, ये भी सही है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सेकंड करेक्ट. आपने वो ग्राफ देखा होगा ना फ्रेंड यहाँ पे, यस. जैसे जैसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट बढ़ाते तो एंजाइम की रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती है और ये यहाँ पे कांस्टेंट आता है यहाँ पे. तो इसको हम कहते हैं Vmax और यही वैल्यू यहाँ से आगे कांस्टेंट होती है. आप कितना भी वहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ाओ क्योंकि एंजाइम्स तो सेम है उतने ही नंबर के, तो एंजाइम सैचुरेशन होकर Vmax आ जाता है. तो यहाँ पे हाफ ऑफ द Vmax कब आएगा, तो उसको हमने एक नाम दिया, दैट इज द Km वैल्यू. सो Km वैल्यू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द Vmax. तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट देखो 27. व्हाट हैपेंस व्हेन अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज एडेड टू एन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन. द एंजाइम स्टॉप वर्किंग परमानेंटली. नहीं फ्रेंड, परमानेंटली वर्किंग नहीं होगा. The inhibitor binds at the allosteric site. The substrate cannot bind as the inhibitor occupies the active site. सही है, थर्ड आएगा यहाँ पे, सिंपल सा. अगर आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को ऐड करेंगे
तो वो जाकर पहले बाइंड होगा एक्टिव साइट को और सबस्ट्रेट को रोक देगा बाइंड होने से। नेक्स्ट एसर्शन देखो, एंजाइम फंक्शन बेस्ट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, सही है फ्रेंड। आपके स्टमक में जो एंजाइम है उसका ऑप्टिमम पीएच अलग है, आपके इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है उसका ऑप्टिमम पीएच अलग है, लेकिन वहां पे वो हाईएस्ट फंक्शन करता है। टेम्परेचर भी अलग अलग है। एट वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम बिकम्स डिनैचुरल लूजिंग देयर फंक्शनल शेप। ये भी सही है फ्रेंड, ये दोनों भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ऑप्टिमम पे वो मैक्सिमम फंक्शन दिखाते हैं, लेकिन उसके आगे अगर टेम्परेचर और पीएच हम बढ़ाते हैं तो वो डिनैचुरल होते हैं और उनकी फंक्शनलिटी लॉस्ट होती है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम एक्टिविटी। एन एंजाइम रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पीएच। नहीं फ्रेंड, ये गलत है। और पीएच और टेम्परेचर अगर बदलता है तो उनकी एक्टिविटी भी बदलती है, फंक्शनलिटी भी बदलती है। At very high temperature, enzyme undergo irreversible denaturation due to disruption of hydrogen bonds. Enzyme undergoes irreversible denaturation. Okay. Low temperature permanently deactivate enzyme by breaking peptide bonds. ये गलत है friend. And each enzyme has an optimum temperature and pH at which it shows maximum activity. अभी अभी पढ़ा हमने, ये भी सही है friend. तो यहाँ पे आपका सेकेंड और फोर्थ, मतलब ये वाला और ये वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड इट्स मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है 10 स्टेप्स में, तो उसके बारे में आपको पूछा गया है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशन, सही है। इन स्केलेटल मसल ग्लाइकोलाइसिस लीड्स टू इथेनॉल प्रोडक्शन अंडर अनएरोबिक कंडीशन। नहीं फ्रेंड, इथेनॉल नहीं, वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो ये गलत है। Pyruvic acid is the common end product of glycolysis under aerobic condition, सही है। under aerobic condition पूछा गया है। Yeast fermentation results in ethanol production due to the additional enzymatic reaction, ये भी सही है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड क्या पूछा गया आपको, करेक्ट पूछे गए हैं। तो पहला करेक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशन। देन तीसरा, पायरुविक एसिड इज द कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडर एरोबिक कंडीशन। देखो एरोबिक कंडीशन भी होता है पायरुविक एसिड और अनएरोबिक भी होता है, तो यहाँ पे ओनली अगर होता है तो ये गलत होता है फ्रेंड, तो ये सही है एज कंपेयर टू दैट। एंड ईस्ट फर्मेंटेशन रिजल्ट्स इन इथेनॉल प्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये आएगा फ्रेंड। यहाँ पे अगर ओनली होता है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको गलत किया। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल स्टेटमेंट की, तो ये वाला और ये वाला सही है। नेक्स्ट चलो आगे 31 नंबर का क्वेश्चन देखो। सेलुलोज एंड स्टार्च आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज सही है। बोथ आर डाइजेस्टिबल इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनॉल। स्टार्च भी डाइजेस्ट होता है फ्रेंड और सेलुलोज भी डाइजेस्ट होता है, तो ये दोनों भी डाइजेस्टिबल है। तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए आपका ए ट्रू, आर इज फॉल्स। बोथ आर डाइजेस्टिबल, सॉरी यहाँ पे करेक्ट है ये, यस। तो चलो फ्रेंड, अब देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो, ये हो गया, यस। सेलुलोज एंड स्टार्च आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, तो सही है फ्रेंड, सेलुलोज और स्टार्च दोनों भी ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। बोथ आर डाइजेस्टिबल। अब देखो सेलुलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्टिबल नहीं है फ्रेंड और स्टार्च डाइजेस्टिबल है, तो यहाँ पे A इज द ट्रू एंड R इज द फॉल्स, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड्स। इनकरेक्ट, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन वेयर one hydrogen is replaced by carboxyl group. Amino acids are substituted methane, सही है, where one hydrogen is replaced by carboxyl group. one hydrogen को रिप्लेस किया है, करेक्ट है। देखो ये ऐसे मीथेन होता है, तो इस जगह पे COOH अगर हम ऐड करते तो ये हो गया रिप्लेसमेंट फ्रेंड, यहाँ इसको हटाकर। Then in protein only 20 amino acids are present. Okay, amino acids are amphoteric in nature, amphoteric, acidic as well as basic, सही है। And every amino acid shows stereoisomers, ये wrong है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए 4, they are not the stereoisomers of each other. Next 33 columns, phospholipids, glycogen, cholesterol.
नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड तो सेल ग्लाइकोजन नहीं है यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, तो यहाँ पे लाइन टू लाइन जैसे का वैसा दिया है फ्रेंड। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट, इफ अ पॉलीसैकेराइड हैज 30 ग्लूकोज रेसिड्यूज, हाउ मेनी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब देखो पॉलीसैकेराइड के अंदर 30 ग्लूकोज रेसिड्यूज है, 30, तो हाउ मेनी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब देखो ये एक पॉलीसैकेराइड में ऐसे है, राइट, ये पॉलीसैकेराइड है, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, यहाँ पे 30 पूछा गया है। तो आपके अंदर ये पेप्टाइड सॉरी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितने पूछे गए उसमें से एक माइनस आपको करना है, तो होगा वहां पे एक माइनस, तो 30 में से अगर एक माइनस करेंगे आप तो कितना होगा फ्रेंड, वहां पे होगा 29। अब यही आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है शायद, समझो ये सर्कुलर है और ये बॉन्डेड है ऐसे, तो कितने होंगे, उतने ही होंगे, मतलब 30 ग्लूकोज है तो 30 बॉन्ड होंगे, लेकिन कब, अगर वहां पे पॉलीसैकेराइड सर्कुलर यूनिट में ज्वाइन है तो, ठीक है, और अगर लीनियर है, अगर उसके एंड ज्वाइन नहीं है तो जितना पूछा गया है जितना नंबर दिया है उसमें से माइनस करो एक, तो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, फिर से वही आ गया, दैट इज अ स्टोरेज कार्बन इन डहलिया एंड ट्यूबर्स, ये सही है, इनुलिन। स्टार्च, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट्स, मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और इसके अंदर भी ग्लूकोज होता है फ्रेंड। नाउ ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच स्टोरेज इन एनिमल्स, जैसे कि वैसा 1 2 3 4 पूछा गया फ्रेंड। नेक्स्ट 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड से डिराइव नहीं किया जाता फ्रेंड, वो पूछा गया, दैट इज द हिस्टोन। हिस्टोन एक अलग ही लेवल का प्रोटीन है फ्रेंड, जो डीएनए पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है, तो अलग ही लेवल का क्या है ये प्रोटीन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड इन ह्यूमंस, इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें से कौन सा नहीं है, देखो 10+10 क्या है, इसेंशियल प्लस नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब वो अमीनो एसिड जो बॉडी को डाइट से लेना पड़ता है, और नॉन इसेंशियल मतलब जिसे बॉडी बना सकती है, मतलब वो डाइट में हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी उसे बना लेगी, लेकिन इसेंशियल जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को डाइट से पड़ती है। तो नॉट पूछा है, ग्लाइसिन इज नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, इट इज नॉट इसेंशियल, इट इज नॉन इसेंशियल। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन क्या है, इसेंशियल है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, सही है। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड फंगा एज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, करेक्ट है। सेलुलोज इज अ डाइजेस्टिबल इन रूमिनेंट्स बट नॉट इन ह्यूमंस, सेलुलोज इज अ डाइजेस्टिबल इन रूमिनेंट, देखो रूमिनेंट में वहां पे सेलुलोज नाम का एंजाइम मिथानोजेंस उनको बनाकर देता है, तो देखेंगे वहां पे। एंड बोथ सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच पॉलीसैकेराइड, नहीं फ्रेंड, ग्लाइकोजन ब्रांच है लेकिन सेलुलोज ब्रांच वहां पे नहीं, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है, 3, दैट इज हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, रूमिनेंट में वो डाइजेस्टिबल है लेकिन ह्यूमंस में डाइजेस्टिबल नहीं है, 1 2 3 ये रॉन्ग है फ्रेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन ह्यूमन, ये भी हमने देखा फ्रेंड। नेक्स्ट, चलो अब देखते क्वेश्चन नंबर 40, देखो फ्रेंड क्या पूछा गया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज किया जाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है फ्रेंड, यस। दूसरा स्टेटमेंट देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स आयनिक इंटरैक्शन, ये भी सही है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज शोन बाय ऑल प्रोटीन, ये रॉन्ग है फ्रेंड। एंड डिनेचुरेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये भी रॉन्ग है। डिनेचुरेशन से सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लॉस होता है फ्रेंड, वहां पे प्राइमरी ही रहता है, तो फर्स्ट सेकेंड यहां पे करेक्ट है फ्रेंड, और बाकी के रॉन्ग है, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 41, consider the following, in a DNA purines are adenine, guanine, pyrimidines are cytosine, thymine, सिंपल है, yes। in RNA uracil replaces the thymine, ये भी सही है। चार-गैप रूल states A is equal to G and T is equal to C, ये wrong है फ्रेंड, यहाँ पे A is equal to T and G is equal to what, C, ऐसा होना चाहिए था। and ratio of purine to pyrimidine is always equals in double stranded DNA, सही है फ्रेंड, 1:1 रेशियो होता है। and how many statements are correct, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये सही है, बाकी के इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 42 नंबर का देखो,
स्टेटमेंट वाइज। क्या पूछा है? कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड टू द अपो एंजाइम फॉर प्रॉपर एक्टिविटी, करेक्ट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक हिम, करेक्ट है। कोएंजाइम्स आर ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, सही है। कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स को हम NAD FAD से ऑब्टेन करते हैं फ्रेंड, ये कोएंजाइम से NADP और FADH से ऑब्टेन करते हैं। मेटल आयंस लाइक मैग्नीशियम जिंक मे एक्ट एज एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स, सही है। कोफैक्टर बोल के काम करते हैं, आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन करने के हमें क्या चाहिए? मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए करेक्ट वो कौन सा होना चाहिए? देखो ऑल आर 4, दैट इज चारों के चारों ऑप्शन क्या है फ्रेंड? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे भी पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है कोफैक्टर के बारे में, तो अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम, सही है। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक लूजली अटैच्ड मॉलिक्यूल्स, लूजली अटैच्ड मॉलिक्यूल, सही है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, नहीं फ्रेंड ये रॉन्ग है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एक अलग सा कोफैक्टर तो है लेकिन ये टाइटली बाउंडेड होता है फ्रेंड। मेटल आयंस कोफैक्टर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए करेक्ट। लूजली की जगह पे वहां पे क्या होना चाहिए? टाइटली बाउंड। 44 देखो, ध्यान से पढ़ो हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड। तो जिंक एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोनिक अनहाइड्रेट, सही है, एनसीईआरटी में दिया है फ्रेंड। मैग्नीशियम इज नीडेड फॉर काइनेजेस एंड एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम्स, ये भी सही है। मैग्नीशियम जहां जहां पे एटीपी का रिलेशन आता है वहां पे कोफैक्टर का काम करता है फ्रेंड मोस्टली। Fe इज रिक्वायर्ड फॉर साइटोक्रोम, यस। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं साइटोक्रोम्स। सोडियम एंड पोटेशियम ऑलवेज एक्ट्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, नहीं फ्रेंड ये रॉन्ग है। सोडियम पोटेशियम एक मिनरल्स है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम नहीं करते। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखो, एसर्शन पूछा है कोफैक्टर एक्सटेंड द रेंज ऑफ कैटालाइटिक फंक्शन ऑफ एंजाइम, तो ये सही है फ्रेंड, कैटालाइटिक फंक्शन को बढ़ाते कोफैक्टर। एंड अपो एंजाइम्स आर इनएक्टिव बाय देमसेल्फ एंड रिक्वायर कोफैक्टर टू फॉर्म द होलो एंजाइम, ये भी सही है। अपो एंजाइम मतलब नॉन फंक्शनल एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट होता है सिर्फ, और वो नॉर्मली अलग होता है, मतलब जब सेपरेट रहता है तो वो इनएक्टिव होता है, जब कोफैक्टर उसके साथ बाइंड होता है तो वो फंक्शनल होता है। तो यहाँ पे दोनों भी सही है एंड रीजन एक्सप्लेन द एसर्शन। नेक्स्ट 46 देखो फ्रेंड, पढ़ो। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, सही है फ्रेंड। हमने एक ग्राफ यहाँ पे पढ़ा है कि ये विदाउट एंजाइम और ये विथ एंजाइम्स, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है एंजाइम? कम करता है और रिएक्शन को फास्ट करवाता है। दे इंक्रीज द फ्रीज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट टू रीच ट्रांजिशन स्टेट फास्टर, दे इंक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट्स टू रीच ट्रांजिशन स्टेट फास्टर, यस। आर फॉल्स है, ट्रांजिशन स्टेट फास्टर नहीं आती फ्रेंड, ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट होती है और प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है। तो ए इज अ ट्रू, आर इज फॉल्स। चलो 47 देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स such as alkaloid and essential oils play an important role in plant defense, सही है, and they are the required for basic metabolism of the cell, ये wrong है। तो यहाँ पे assertion true है, रीजन जो है वो false है फ्रेंड, ये वाला सही है थर्ड, यस। क्योंकि वो प्राइमरी फंक्शन में, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में काम नहीं करते, वो आप मतलब प्लांट और एनिमल के बॉडी में डिफेंसिव हो, रिप्रोडक्शन हो, इसमें वो काम करते हैं। 48 देखो, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इनहिबिटर रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट एंड कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट, सही है। मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो सबस्ट्रेट जैसे ही होता है और सबस्ट्रेट जहां पे बाइंड होता है एक्टिव साइट के ऊपर वहीं पे ये भी जाकर बाइंड होता है, मतलब इसीलिए तो इसे कॉम्पिटिटिव कहा गया है। दिस इनहिबिशन कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सही है। अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, इमेजिन करो फ्रेंड कि सबस्ट्रेट 10 है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी 10 है, तो 10 के 10 एक्टिव साइट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा? ग्रैब करेगा। तो अगर आपको रिवर्स करना है प्रोसेस, तो अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हो फ्रेंड, तो सबस्ट्रेट बढ़ाने के बाद कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, नंबर्स कम हो जाएंगे, तो ये उसको रिप्लेस करेगा। तो ये दोनों भी सही है फ्रेंड, एंड फर्स्ट इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब मॉर्फिन है, रबर है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, कॉल्चिसाइन है, सिट्रिक एसिड नहीं है, ये एसिड है फ्रेंड, यस। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में काम करता है, बनता है। 50 नंबर का देखो, एंजाइम एक्टिविटी डबल्स विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन अंटिल ऑप्टिमम टेम्परेचर अटेन्स, तो करेक्ट है। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस में एंजाइम्स का फंक्शन डबल होता है फ्रेंड, लेकिन उसको भी एक लिमिट है। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस रैपिडली बियॉन्ड ऑप्टिमम ड्यू टू डिनेचुरेशन, सही है।
ऑल एंजाइम्स हैव सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर, गलत है। एंड एंजाइम्स कैटालाइसिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये भी गलत है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, बाकी थर्ड रॉन्ग है। तो ये हो गए फ्रेंड्स बायोमोलिक्यूल चैप्टर के ऊपर सुपर 50 एमसीक्यूज, जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और लेंदी है, स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजन है, मैच द कॉलम्स है, जिसका फायदा आपको आने वाले रीनीट 2026 में होगा।